मेरी सेपरेशन हो गई थी और मेरे 2 बच्चे हैं। स्कूल में जॉब मैं पहले से ही कर रही थी, सेपरेशन से पहले से ही, लेकिन जब सेपरेशन हो गई तो मैं चाह रही थी कुछ पार्ट टाइम इनकम स्टार्ट हो जाए। और जब भी मैं कुछ भी सर्च करती थी तो मेरे पास टॉप पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता था। इनेबलर्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया फेसबुक पर, यूट्यूब पर। लिस्टिंग प्रोमोटर्स का कोर्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि वो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि हम आपको टीम में ऐड कर देंगे। तो मैंने लिस्टिंग प्रोमोटर्स का कोर्स किया। मेरी वहाँ से इनकम जैसे ही स्टार्ट हुई, साथ में VA का कोर्स स्टार्ट हो रहा था, उसमें इनरोल कर लिया। सबसे मुश्किल काम मुझे हंटिंग लगा था। मैंने 18 आवर्स पर डे काम किया था और तकरीबन 1 महीना लगातार। मैम करंटली आपकी अर्निंग अभी कितनी है बतौर वर्चुअल असिस्टेंट? एवरेज $700 पर मंथ हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इंसान की ज़िंदगी में बसा औक़ात कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिसकी वजह से उसको बहुत सारे ज़िंदगी में स्टेप्स लेने पड़ते हैं। कभी कभी वो स्टेप्स नहीं लेना चाहता और कभी कभी वो लेना चाहता है और कभी कभी वो स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये टीचिंग कर रही थी, टीचिंग के बाद ये ई-कॉमर्स की तरफ कब, क्यों और कैसे आई। वो क्या ऐसा वाक़या था, क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि ये ख़ुद अर्निंग स्टार्ट करें और अपने आप को ख़ुद संभालें। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महरीन चुगताई साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप टीचिंग कर रही थी, टीचिंग के साथ साथ आपने सोचा कि मैं ई-कॉमर्स में आऊँ ताकि अर्निंग कर सकूँ। ई-कॉमर्स में आने का आपको किसने बताया? ये ख्याल आपके जहन में कब और कैसे आया? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। ऐसा हुआ था कि मेरी सेपरेशन हो गई थी और मेरे 2 बच्चे हैं। स्कूल में जॉब मैं पहले से ही कर रही थी, सेपरेशन से पहले से ही, लेकिन जब सेपरेशन हो गई तो मैं चाह रही थी कुछ पार्ट टाइम इनकम स्टार्ट हो जाए। और जब भी मैं कुछ भी सर्च करती थी तो मेरे पास टॉप पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता था कि ये फील्ड जो है ना अच्छी है और फाइवर पर इसकी जॉब्स मिल जाती हैं और मैं पार्ट टाइम कर सकती हूँ। मैंने फ़ौरन ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट किया। घर के पास ही एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ से। और अभी वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, इतने में कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया। वापस मैं घर बैठ गई और जब घर बैठ के यूट्यूब की वीडियोस मैंने देखनी शुरू की ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कि मैं वहीं से कुछ प्रैक्टिस कर लूँ ना घर में ही बैठ के, तो वहाँ पर मैंने मतलब उन्हीं वीडियोस के दरमियान में सर साकिब अज़हर की वीडियो देखी। वो थोड़ी सी कुछ समझ में आई कि कुछ बता रहे हैं, कुछ अमेज़ॉन से रिलेटेड है, क्या है, ज़्यादा समझ नहीं आया। इनेबलर्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया फेसबुक पर, यूट्यूब पर। तो VA का कोर्स इंटरेस्टिंग लगा मुझे, लेकिन उसमें एक हर्डल ये लगा कि इसमें मुझे क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, वो बात की बात है। मुझे क्विक अर्निंग चाहिए थी कि मैं जॉब के साथ साथ ही ना क्विक अर्निंग स्टार्ट कर सकूं। लिस्टिंग प्रोमोटर्स का कोर्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि वो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था कि हम आपको टीम में ऐड कर देंगे और टीम में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी और आप उनको स्टार्ट कर लेंगी अपना काम वहाँ से। तो मैंने लिस्टिंग प्रोमोटर्स का कोर्स किया। मेरी वहाँ से इनकम जैसे ही स्टार्ट हुई, साथ में VA का कोर्स स्टार्ट हो रहा था, उसमें इनरोल कर लिया। और सिचुएशन ये हो गई कि कोविड की वजह से हमें जो स्कूल से सैलरी मिल रही थी वो हाफ़ हो गई थी और जो लिस्टिंग प्रोमोटर से मेरी इनकम थी वो वहाँ से डबल थी। तो वो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि ई-कॉमर्स को अगर मैं कंटिन्यू करती हूँ तो अर्निंग हो जाती है और अच्छी हो जाती है, और मतलब डे बाय डे इंक्रीज़ ही हो रही थी और लिस्टिंग प्रोमोटर से सिर्फ। तो फिर मैंने स्कूल की जॉब को क्विट किया और फिर VA की फील्ड को आगे लेकर चली। अच्छा मैम, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी अच्छी मेंटोरशिप में भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जल्दी अर्निंग नहीं कर पाते। उसकी क्या वजह होती है? एक तो चीज़ ये होती है कि उनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। थोड़ा टाइम काम किया, चीज़ें पूछी, फिर बैठ गए, फिर आए और फिर दोबारा से वहीं से ही स्टार्ट किया। एक तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा ये होता है कि वो जितना पूछ रहे होते हैं वो पूरा मतलब सपोज अगर कोई प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा है तो वो काफ़ी चीज़ें हाइड करके मेंटोर को दिखा रहे होते हैं कि अब इसके अकॉर्डिंग हमें बताएं ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है। तो मेंटोर तो जो स्टैट उनको नज़र आ रहे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग चीज़ बता रहे होते हैं, और जब तक पूरे स्टैट्स नहीं पता लगेंगे मेंटोर उनको सही तरह से गाइड नहीं कर सकते। तो इस वजह से मतलब काफ़ी चीज़ें मिस हो जाती हैं। मैम, बहुत सारे लोगों को जितने अभी हमने इंटरव्यूज़ किए हैं वो प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग या क्लाइंट ग्रैबिंग, ये 3 काम वो बताते हैं कि हमें बहुत मुश्किल लगते हैं। आप बताएं, आप जब ई-कॉमर्स की फील्ड में आई, सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगा?
सबसे मुश्किल काम मुझे हंटिंग लगा था। प्रोडक्ट हंट करना बहुत बहुत मुश्किल काम है, अभी भी मुश्किल काम है, लेकिन अब तरीका आ गया है तो अब ख़ुद से पता है कि हमने क्या हंट करना है और किस तरीके से हंट करना है। लेकिन स्टार्ट में बहुत टाइम लगा था, मैंने 18 आवर्स पर डे काम किया था और तकरीबन 1 महीना लगातार, उसके बाद जाकर मेरी पहली प्रोडक्ट अप्रूव हुई थी। मैम वो कौन से ऐसे सीक्रेट्स हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, मैं चाहूँगा आप नाजरीन के साथ शेयर करें ताकि जो लोग काम करें। सीक्रेट्स कोई ख़ास नहीं है, ऐसा है कि मैं अपनी पूरी प्रोडक्ट ना अपने सीनियर्स को दिखाती थी, अपने मेंटोर को दिखाती थी कि ये देखें ये प्रोडक्ट है, ये स्टैट है, ये ग्राफ है, ईच एंड एवरीथिंग, और वो मुझे गाइड करते थे नहीं इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है। सपोज अगर फोम से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट होती थी ना, वो मुझे कहते थे नहीं, मैं कहती थी स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, फिर क्यों नहीं। तो वो कहते थे कि ये हमने तकरीबन 3 मंथ्स की इन्वेंट्री हम भेज रहे होते हैं अमेज़ॉन वेयर हाउस, तो कहते थे कि अगर नहीं सेल होती, थोड़ा अर्सा और चलती है, तो फोम एक ऐसी चीज़ है जो ख़राब होने का डर है वेयर हाउस में पड़े हुए, तो हम ऐसी कोई प्रोडक्ट चूज़ नहीं करते जो मतलब किसी तरह से भी हमें आगे जाकर नुकसान दे, हमें प्रॉब्लम हो। मैग्नेट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, कस्टम में इशू आ जाता है, तो वो भी प्रोडक्ट्स हम नहीं यूज़ करते। अब जो जूनियर्स हैं वो हमें प्रोडक्ट छुपा कर देंगे, हमें तो नहीं पता लगेगा ना कि वो मैग्नेट की प्रोडक्ट है, तो ये वाली सारी चीज़ें जो है ना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। मैम एक आइडियल प्रोडक्ट में 2-3 क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जिसको देख के आप कहें फौरी तौर पर कि यार ये आइडियल प्रोडक्ट है? एक तो उसका सर्च वॉल्यूम का ग्राफ लास्ट 3 इयर्स का कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें जो फर्स्ट 10 सेलर्स बैठे हैं उनकी सेल्स कंसिस्टेंट होनी चाहिए, रेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये 3 चीज़ें मस्ट हों। मैम जो लोग अभी ई कॉमर्स में आना चाहते हैं उन्हें आप क्या गाइडलाइंस देंगी, वो किस तरह आएँ और स्टार्ट कैसे करें? सर साकिब अज़हर ने EVS दिया हुआ है, सबके लिए है, कोई भी अप्लाई करके EVS ले सकता है और उसमें डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, कोई एक कोर्स नहीं है। अब जो भी ई कॉमर्स की फील्ड में आना चाहता है और उसको अभी ये बात नहीं समझ में आ रही कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, तो वो EVS के लिए अप्लाई करें। EVS लें, उसमें डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, उन सारे कोर्सेज़ को गो थ्रू करें, जो चीज़ उनको समझ में आती है, जो लगता है कि वो कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, वो वहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। मैम आपने जब एज अ लिस्टिंग प्रमोटर काम शुरू किया तब आप मंथली कितना अर्न कर लेती थी? मेरी फ़र्स्ट सैलरी 14,000 थी, फिर बढ़ते बढ़ते 18, 21, 30, 40 तक मैंने अर्न किया, 40,000 तक। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था और फिर मैं VA की तरफ आ गई थी। मैम करंटली आपकी अर्निंग अभी कितनी है बतौर वर्चुअल असिस्टेंट? मेरी ऑलमोस्ट एवरेज $700 पर मंथ हो जाती है। मतलब जो मेरे हैं क्लाइंट्स पर मंथ के जो मुझे पर मंथ देते हैं वो 500 फिक्स है, और इसके अलावा और प्रोजेक्ट्स छोटे मिल जाते हैं तो वो उनके साथ ऐड ऑन करके कभी 700 और कभी 700 से ज़्यादा हो जाती है। मैम अगर कोई बंदा अभी हमारा इंटरव्यू देख रहा है और वो देखते देखते उसने सोचा है कि जैसे ये अर्निंग कर रही है, मैं भी इस तरह अर्निंग स्टार्ट करूं, तो उसे सीखने के फेज़ से लेके अगर वो आज शुरू करता है या कल शुरू करता है तो तब से लेके अर्निंग के फेज़ तक आने में कम से कम मिनिमम कितना टाइम पीरियड लगेगा? चीज़ों को समझने में, स्टार्टअप तक आने में उन्हें कम से कम 6 मंथ्स लगेंगे, और चीज़ें ग्रैब कर लेने में, एक्सेल कर लेने में 1 ईयर रखना चाहिए अपने पास। 1 ईयर आपके माइंड में हो कि 1 ईयर आप अपना फुल दो, कंसिस्टेंट दो कि करना है, और मतलब मुसलसल आप लगे रहो, तो 1 ईयर लग जाता है। मैम आपकी सक्सेस में आपके ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या था? क्या इनेबलर्स का एनवायरनमेंट था या फैमिली की सपोर्ट थी? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको पुश किया और आप कामयाब हो गए? सबसे पहले तो फैमिली की सपोर्ट थी, क्योंकि 2 बच्चे हैं, स्कूल की जॉब भी थी, मतलब मैं बच्चों को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती थी, तो वो घर वालों की सपोर्ट पूरी थी कि मतलब जो करना है आप जाओ करो, आपको परमिशन है। और फिर मज़ीद जब मैं एक्सप्लोर कर रही थी नेबलर्स को, सर साकिब अज़हर बार बार हर वीडियो में कहते थे कि लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगी, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगी, तो वो एक तसल्ली थी कि अच्छा अगर नहीं भी समझ में आया तो लाइफ टाइम सपोर्ट है ना, साथ साथ लगी रहूँगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो और फिर जब कोर्स स्टार्ट किया तो सर उमर तारिक जो मेरे मेंटोर हैं मुल्तान में, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया। जब क्लाइंट्स मिल गए तो समझ नहीं आता था, शुरू में 2-3 क्लाइंट्स को ऐसे भी जाने दिया कि समझ नहीं आता था उन्हें कैसे बात करनी है, उन्हें कैसे सेटिस्फाई करना है, तो फिर सर उमर तारिक के पास में आती थी, वो मुझे गाइड करते थे, तो फिर इसी तरह से आगे जर्नी स्टार्ट हुई। मैम जो लोग ई कॉमर्स में आते हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए? अगर नहीं भी हैं अच्छे, जब आप आ जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मेरे अपने भी नहीं अच्छे थे, मुझे अपनी हर फील्ड में काम करना पड़ा था जब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मतलब काफ़ी एक टाइम गुजार कर एक डिप्रेशन के फेज़ से मैं उठकर आई थी और मेंटली मैं स्टेबल नहीं थी, लेकिन करना था तो लाजमी करना है, वो बस जुनून सवार था कि बस करना है,
तो जब फिर करने लगी, जहाँ जहाँ मुझे अपने में कमी नज़र आई कि यहाँ कमी है, ये करना है, वो करना है, सब चीज़ों को साथ लेकर मैं चली। हर चीज़ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैम, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो चाहते हैं कि लोगों को एनेबल करें और पाकिस्तान से बेरोज़गारी को एलिमिनेट कर दें किसी तरीके से, उनकी कोशिश है। आप उनके काम को, उनके विज़न को कैसे देखती हैं? माशाल्लाह वो अपने मकसद में कामयाब हैं, अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे। तो हम भी आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ, वरना स्कूल की जॉब कर रहे होते या ऑफिस जॉब्स की तरफ जा रहे होते। अब हम घर बैठे मतलब बच्चों को भी देख रहे हैं और घर को भी देख रहे हैं और आराम से माशाल्लाह इतनी अर्निंग कर रहे हैं जो बाहर निकल कर भी हम नहीं कर सकते थे। और मेरी सेपरेशन की वजह भी यही फाइनेंशियल इश्यूज़ थे सारे। तो अगर मतलब हर कोई इस चीज़ को अगर सीरियस लेकर चले तो बहुत अच्छा विज़न है सर साकिब अज़हर का। मैम, कम से कम कितनी देर काम करना पड़ता है ई कॉमर्स पे, कितना टाइम देना पड़ता है? मैंने स्टार्ट में जब प्रैक्टिस मैं कर रही थी, मैं 18 आवर्स देती थी पर डे। मैं मुश्किल से 3 से 4 घंटे सोती थी और मैं फुल टाइम इसको देती थी। लेकिन अब आकर जब तरीका आ गया है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं काम की। हंटिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, सोर्सिंग में इतना टाइम नहीं लगता, फिर आगे जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन एवरेज अगर मैं अपने डेली वर्किंग आवर्स देखूं 2-3 क्लाइंट्स के साथ, तो मुश्किल से 4 to 5 आवर्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महरीन चुगताई साहिबा, आपकी तशरीफ़ आवरी का। आप मुल्तान से यहाँ पे आई, आपने इंटरव्यू दिया। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने बताई कि स्टार्ट में ये 18-18 घंटे ई कॉमर्स को टाइम देती थी, शायद यही वो चीज़ है जो बहुत सारे लोग ई कॉमर्स में फ़ेल हो जाते हैं या ई कॉमर्स में एक्सेल नहीं कर पाते। वो इस चीज़ को नहीं समझते कि शुरू में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और उसके बाद फिर एक स्टेज ऐसी आती है जब आप इजीली 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।